कि इसके अंदर बड़े गुण हैं। तो जब ये भावना हमारे अंदर पैदा हुई तो ये राष्ट्र एक लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र भारत में जब हम अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे पास अधिकार है कि हम इस राष्ट्र के राजा को चुनते हैं, शासक को चुनते हैं, तो हम इतने कमजोर कैसे हो गए कि अपने उस गाय को नहीं बचा पाए, जिस गाय के कारण हमने अपनी गुलामी से स्वतंत्रता पाली, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। आज क्रांति की धरती मेरठ में हम आए हैं और मेरठ के भी केंद्र में ये जो बलिदानियों का स्मारक बना है वहाँ आए और वहाँ बैठ करके बलिदानियों को हमने अपनी श्रद्धा समर्पित की है और उनसे प्रेरणा प्राप्त की है कि अगर तुम्हारे देश, अगर तुम्हारे धर्म, अगर तुम्हारी संस्कृति के विरुद्ध कोई कुछ कर रहा है तो जैसे हमारे उन क्रांतिकारियों ने उसको सहन नहीं किया था बल्कि उसका प्रतिकार किया था, ऐसे ही तुम्हें भी प्रतिकार के लिए खड़े होना चाहिए। तो बड़ा बल मिला है हमको। हम स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती रहती है। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारी भारत माता के ऊपर अत्याचार था वैसे हमारी गौ माता के ऊपर भी अत्याचार निरंतर होता जा रहा है। बंगाल के बैरकपुर में घटना घटी थी, वहां पर माता दीनभंगी थे जिनका हम पवित्र स्मरण आज यहाँ पर बैठ करके करना चाहते हैं। उन्होंने मंगल पांडे को बताया कि तुम जिस कारतूस को मुंह से खोल रहे हो उसमें गौ माता के अंश मिलाए गए, उसके ऊपर उसकी कोटिंग है। और इस बात को जानने के बाद मंगल पांडे ने वहां पर विद्रोह किया और फिर वहां से जब उनको और उनके ठीक पहले माता दीनभंगी को दोनों को फांसी पर सैनिकों के सामने लटका दिया गया, तब वहां से समाचार चल करके मेरठ आया। क्यों मेरठ आया? क्योंकि माता दीनभंगी यहीं के रहने वाले थे, ये उनका जन्म स्थान था, इसलिए उनका समाचार यहाँ आया। और यहाँ पर धनपाल गुर्जर जैसे कोतवाल थे जिन्होंने इसको मन से किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया और उनके नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति आरंभ हुई जो लंबे दूरी तक गई और आज हम आजाद देश में बैठे हुए हैं। लेकिन समस्या एक बड़ी रह गई कि जिस गौ माता के प्रति भावनाओं के कारण ये क्रांति उत्पन्न हुई थी, ज्वाला जली थी, वो तो जहां की तहां ही है, आज भी काटी जा रही है। गाय को तो बोटी बोटी करके आज भी बेचा जा रहा है और उन्हीं अंग्रेजों को बेचा जा रहा है जो यहाँ रह करके गौ हत्या कर रहे थे। अब यहाँ से आपने उनको भगा दिया, अब वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमको भगा दिया, हम अपने देश में जाते हैं, लेकिन गाय के मांस का ऑर्डर हमारा है, इसको पूरा कर दो। और हम अभी भी गाय के मांस का ऑर्डर पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कलंक है, निंदनीय है और आत्मा को झकझोर देने वाला मामला है। और इसीलिए आज यहाँ पर आकर के हम मेरठ की उसी धरती से जहाँ से पहली सिपाही क्रांति हुई थी, जहाँ से पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह जन्मा था, उसी धरती से ये जो आज की सरकारें हैं जो हमारी भावनाओं के विपरीत 78 साल से गौ हत्या करते हुए हमारे ही वोट का दुरुपयोग कर रही हैं, उनके विरुद्ध गौ क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। इसीलिए हम इस गौ क्रांति के उद्घोषणा के माध्यम से अब आगे जाएंगे और जैसे अंग्रेजों को भगाया था, अगर जरूरत पड़ी तो उन सब को भगाएंगे जो गौ माता की हत्या के लिए जिम्मेदार। आप पूछ रहे हैं कि आड़े कौन आ रहा है? आड़े हमारी सरकारें आ रही हैं जो हमारे ही वोट से बन रही हैं और वही गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। और इसीलिए हमको अब जो क्रांति करनी है उसमें अपने वोट का सही प्रयोग करना सीखना है। नहीं ठीक है ना, तो मुर्गी के लिए भी तो योजना है, मुर्गी पालन केंद्र खोले हैं सरकार ने और वहाँ पे अंडे उगाए जाते हैं और फिर उनको फोड़ फोड़ करके तवे में गर्म करके खाया जाता है। अगर ऐसी ही योजना है गाय के लिए, क्या क्या उसका मतलब है योजना का? हम कह रहे हैं गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं हमने गाय के लिए योजना बनाई हुई है।
गाय को पालेंगे और बाद में काट काट करके बेचेंगे, खाएंगे। ये योजना गाय के संदर्भ में चल सकती है? इसलिए योजना की जरूरत नहीं है, हमको उस कानून की जरूरत है जिसमें साफ साफ कहा गया हो कि गाय पशु नहीं है, गाय माता है, और भारत देश में उसकी हत्या को मनुष्य हमारी माता की हत्या के जैसा हम ट्रीट करेंगे। कोई मारेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, फांसी देंगे। जब जूं नहीं रेंगती है तो छिपकली रेंगाई जाती है, तब सांप रेंगता है, तब और बड़ी चीज कान के पास लाई जाती है। अभी हम जूं होंगे, नहीं रेंगेंगे, हम और बड़ा रूप धारण करेंगे। इसमें क्या है? 1857 में जो क्रांति हुई, अंग्रेजों के कान में कहाँ जूं रेंगी थी, लेकिन 1947 आते आते 90 साल के बाद उल्टे पांव भाग जाना पड़ा। तो कोई क्रांति किसी समय तो आरंभ होती है, चिंगारी तो किसी समय शुरू होती है, उसके बाद ज्वाला का रूप लेती है। आज ये मेरठ शहर के अंदर जो आप थोड़े से लोगों के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये गौ क्रांति की चिंगारी उत्पन्न हो रही है, ये ज्वाला बनेगी। जाने कौन कौन इसमें भस्म हो जाएगा अगर संभल नहीं गया तो। ये देखिए, आप शब्दों को पकड़ रहे हैं, उसके पीछे के भाव को पकड़िए। हमसे पूछा गया था आप पत्रकारों के द्वारा कि आप कहाँ तक जाएंगे, सीमा बताइए। तो सीमा बताने के लिए हमने इस मुहावरे का प्रयोग किया, यही सीमा होती है अंत में, इससे बड़ी कोई सीमा नहीं होती है। तो हम जो अंतिम सीमा है वहां तक जाएंगे। तो हमने आपके प्रश्न के उत्तर में अपनी बात कही है, इसमें क्या दिक्कत है? आखिर हमको सीमा तो बतानी थी ना, तो कैसे बताते हम? सरकारें जो है वो क्या कर रही हैं वो तो वही बताएं। हम तो पूछ रहे हैं उनसे कि सरकारों आप आओ हमारे सामने, बताओ कि आपको क्या मजबूरी है, हम आपकी मजबूरी समझे। हो सकता है हम भी समझ जाएं कि भाई इनकी बड़ी मजबूरी है, नहीं हो सकता है, लेकिन वो बताने को भी तो कहाँ तैयार हैं। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी बता रही है कि हमारी ये मजबूरी है? कोई मजबूरी भी नहीं बताता है, कहते हैं हम करेंगे लेकिन करते नहीं। 78 साल से हमको आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, हमारे न्यायालय तारीख पे तारीख दे रहे हैं और हमारे नेता आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि हमारी ये मजबूरी है, जरा समझिए, हम भी तो समझें। हो सकता है कि हम भी समझ जाएं कि हाँ भाई बड़ी मजबूरी है, हम उनके ऊपर दबाव डालना छोड़ देंगे, लेकिन बताएं तो, उसके लिए भी तो आगे आए। उसके लिए भी क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि सबके मन को पढ़ना कठिन होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके मन के भाव उनके चेहरे पर, उनकी वाणी में साफ होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका कुछ कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अनप्रेडिक्टेबल हैं ये नेता, ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं। 78 साल से लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला काम है कि इस भ्रम का निवारण होना चाहिए। इसीलिए 17 मार्च की तारीख हमने कुंभ से 33 दिन दे करके दी थी। अब आज का दिन निकाल दें और 17 का दिन निकाल दें, तो बीच में 7 दिन बच रहे हैं। कल से एक सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू होगी, और अगर तब तक नहीं बोलती हैं कोई पार्टियां और कोई सरकारें, तो हम ये मानेंगे कि ये जैसे 78 साल से करती चली आई हैं वैसा ही आगे भी करने वाली हैं। इसलिए फिर हम उसी अनुसार अपना निर्णय लेंगे। अभी तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। परिवर्तन की लहर अभी जैसा ये कह रही हैं कि जूं नहीं रेंगी है, यार क्या पहले हवा तो चले, अभी तो कोई हवा ही नहीं है। अभी तो हम यहाँ पे चिंगारी घर्षण करके उत्पन्न कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदुओं को, गौ भक्तों को असलियत बताई जाएगी, उनके कानों तक जाएगी, तब धीरे 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 वातावरण बनेगा, तब लहर आएगी। अभी कहाँ लहर है? अभी तो हवाई सनातनी है, लेकिन भ्रम में पड़े हैं ना। हम सनातनी इस देश में बहुमत में हैं, 80 करोड़ से ज्यादा हम हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भ्रम में, हमको भ्रम में डाला गया है। वो भ्रम जब तक नहीं टूटता है तब तक हम क्या करेंगे? नायक इसलिए कि हमको उस दिन स्पष्ट हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा इस बात का कि कौन गाय के पक्ष में है, कौन गाय के विपक्ष में है, कौन हमारी माई को अपनी माई कह करके हमारा भाई बन रहा है, और कौन हमारी माई को अपनी माई ना कह करके बल्कि उसकी हत्या को बढ़ावा देने की बात मन में पालते हुए कसाई बन रहा है। तो भाई कौन है और कसाई कौन है, इसका निर्णय उस दिन हो जाएगा। इसलिए निर्णायक दिवस है। स्टेप लेंगे, पहले तो हम कह रहे हैं ये कम स्टेप है कि एक बात कम से कम साफ हो जाएगी, एक भ्रम निराकृत हो जाएगा। ये कोई छोटी घटना होगी, 17 तारीख को बहुत बड़ी घटना अपने आप हो जाएगी। अगर जो बोलेगा तो बोल करके वो भाई की कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा, जो नहीं बोलेगा, अवधारणा हमने पहले ही कह दिया है कि ना बोलने का मतलब ये निकाला जाएगा। तो ना बोलने का मतलब है कि 78 साल से हम जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं, माने हम गौ हत्या को बढ़ावा देते रहेंगे। तो भाई और कसाई साफ साफ दिखने लग जाएंगे पूरे देश को, दुनिया को। ये क्या कम घटना होगी? और जब भाई और कसाई दिखने लग जाएंगे
उसके बाद लोग अपने आप निर्णय ले लेंगे कि हमको भाई के साथ रहना है कि कसाई के साथ रहना है। बड़ी घटना होगी ये। हाँ, आइए, एक वयोवृद्ध व्यक्ति जिसका समाज के लिए बड़ा योगदान रहा है, आज वो कितना 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, 100 दिन से ज्यादा समय हो रहा है, आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, प्राण उसके खतरे में है, लेकिन कोई सुनने तक को तैयार नहीं। इस तरह की अनदेखी जो अन्नदाता किसानों की जा रही है, जिनसे आपको देखने सुनने की शक्ति मिल रही है, जिनके द्वारा दिए गए भोजन से, अन्न से, उनकी आप इतनी बड़ी अनदेखी कर रहे हैं। और वो क्या मांग रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि जो हम गाढ़े पसीने की कमाई से उत्पादन करते हैं, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दीजिए ताकि उससे कम में ना खरीदा जाए, नहीं तो कभी कभी हमको मजबूर होकर के औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। कई बार सड़कों के ऊपर टमाटर बिखेर करके वापस चले जाना पड़ता है। जाने कौन कौन से हमारे उत्पाद होते हैं, उनको हमको फ्री में सड़ने के लिए छोड़ देना पड़ता है। ये जो हमारी परिस्थिति है, बहुत तकलीफ की परिस्थिति है। आप हमको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करिए। अच्छा सर, ये उनकी कौन सी ऐसी मांग है? न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, मैक्सिमम नहीं मांग रहे हैं कि हमको यहाँ तक आप दीजिए। वो कह रहे हैं न्यूनतम। अब न्यूनतम देने में आपको दिक्कत हो रही है, आप कह रहे हो हम देश का विकास कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब देश के किसानों के साथ खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि देश के किसान शुद्ध अन्न का उत्पादन करें और सरकार उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य की उनकी जो मांग है उसमें विलंब न करे देने में। क्यों? क्योंकि ये किसान, अगर इन्होंने उत्पादन छोड़ दिया तो सरकार के पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई पार्लियामेंट में अनाज नहीं उगेगा, चाहे आप नई से नई बना लो, आप देश को न्यू इंडिया नाम दे दो, अनाज कैसे उगाओगे? अनाज तो सरकार उगाएगी, वो किसान उगाएगा। इसलिए किसानों की जो अनदेखी हो रही है उससे भी हमारा हृदय क्षुब्ध है। और साथ ही साथ किसान जिससे कृषि करता चला आ रहा था परंपरागत, उस गौ माता को और उसके बच्चे को जिस तरह से काट काट करके बेचा जा रहा है और उनको नई खेती का तरीका बता करके और उनको भी उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है, इससे मन दुखी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार किसानों की मांग को भी सुने और साथ ही साथ देश के बच्चे के मन। और ये जो बात कही जाती है, अभी थोड़ा सा चर्चा इन्होंने किया कि हिंदू मुसलमान की बात है। देखिए, जहाँ तक हमारा अनुभव है, अभी हम 2 वर्ष से सीधे और इसके पहले जाने कितने दिनों से बिना सीधे गौ माता की रक्षा का आंदोलन चला रहे थे। हमारे अभी तक किसी एक मुसलमान ने आकर के हमारे सामने नहीं कहा है कि हम गौ रक्षा नहीं चाहते, बल्कि जाने कितने मुसलमान आए कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जाने कितनी जगह उन्होंने बैठक करके प्रस्ताव भी पारित किया और हमको सूचना दी कि हम कह रहे हैं। कश्मीर में हम गए जब झंडा लगाने के लिए गौ माता का, तो वहाँ पे मुसलमान हमारे पास आए और उन्होंने कहा महाराज जी कड़क कानून बनवाइएगा और हमारे यहाँ से जो गौ रक्षा का कानून पहले से बना था वो हट गया है, उसको फिर से वापस लगवाइए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। धारणा बना दी गई है हम लोगों के बीच में कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कोई मुसलमान गौ हत्या का विरोध नहीं कर रहा है। भारत के मुसलमानों को गाय का मांस खाने की कोई उनका संस्कार नहीं है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि ये रोज रोज की लिंचिंग और रोज रोज की प्रताड़ना, इससे हम बच जाएंगे अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। तो इस समय पूरा देश चाह रहा है, बस नेता भर चाल है। पूज्य महाराज जी, आज मुख्यमंत्री विदेश में थोड़े है, मेरठ उत्तर प्रदेश में ही है और वो उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं। अपने प्रदेश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, रोज कहीं ना कहीं आते हैं। आज मेरठ में है, अब उससे हमें क्या लेना देना है? वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन हमारी जो बात है वो ये है कि गाय के बारे में उनको पहले करना चाहिए। देखिए, हम हिंदू हैं और हिंदू के घर में जब रोटी बनती है तो पूरा घर खाता है, पड़ोसी भी खाता है, अतिथि भी खाता है, लेकिन सबसे पहले रोटी गाय की निकाल दी जाती है। तो हम लोग ये चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी गाय का काम पहले कर दें, उसमें देर कर रहे हैं, बाकी सब काम आगे बढ़ के करते हैं। पता नहीं क्या उनके मन में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गाय के साथ फोटो खिंचवा के गाय के पूजने वालों को वश में कर लेंगे और गाय का मांस कटवा के बंटवा करके गाय को खाने वालों को वश में कर लेंगे। उनका तो नारा ही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो सबका विश्वास जीतने में लगे हैं। इसलिए गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, गोवा में गए तो यमी, उत्तर प्रदेश में आए तो मम्मी। आप ही लोग, जनता ने ये मुहावरा बना दिया है। तो ये उनकी ये लक्षण है इस समय। ऐसे थोड़े होता है। ये ग्लोबलाइजेशन का युग है। विदेशों की खबर भी तुरंत यहाँ पे फ्लश हो जाती है, आपकी खबर यहाँ से वहाँ तुरंत फ्लश हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप ये नहीं छुपा सकते कि आप वहाँ पे
कोई दूसरा रूप रखो, यहाँ पे कोई दूसरा रूप रखो। पहले होता रहा होगा जब लोकलाइज्ड मीडिया था। अब सब जगह की बात सब जगह लोगों को पता चलती है। आप नागालैंड में क्या कहते हो, आप केरला में क्या कहते हो, आप गोवा में क्या कहते हो, सबको पता चल जाता है। उसी तरह से आप ये अपने चरित्र को 3-4 तरह का बना करके छुपा करके नहीं रह सकते।